90% गट के अंदर आपके हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये कहवा आपके गैसेस को कंट्रोल करेगा, हार्ट फैसले करता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है और अमल गट करता है। मर्द ज़्यादा कमज़ोर होता है, ठीक, मर्द बहादुर नहीं होता, औरत बहादुर होती है। हम ये सोचते हैं कि हमने डिटॉक्स जूस लिया, बिल्कुल आपकी गट तो बिल्कुल खाली होगी, लेकिन आपकी गट को फाइबर की ज़रूरत है। मिट्टी के करीब रहना असल सेहत है। 3 महीने सिर्फ ऐसा गुजार लीजिए जैसा आपका हनीमून पीरियड है। जस्ट रिलैक्स, कोई मसले की बात नहीं है। गिव मी 40 डेज। अगर आपकी जिंदगी ना बदले तो मुझे आगे पकड़ लें। बॉडी में हवा और खुश्की का मजाज अगर बढ़ जाए तो ये बीमारियां आती हैं। तो आप देखो कैंसर के कितना ज्यादा रेशो बढ़ गई है। क्यों? कुदरत से खेल रहे हैं। अपनी खुराक को ठीक करें, अपने सोने जागने की रूटीन को ठीक करें, अपना वाटर इनटेक बेहतर करें। मैं कभी डॉक्टर या तबीब बनना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। मेरा दादा होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तब उन्होंने एक दफ़ा मुझे बिठा के कहा कि एक वक्त आएगा तो मुझे रोज़ याद करोगी। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ है सीखने को। 1-1.5 हफ्ते के बाद ही पता लगा कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है, ही इज़ अ शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। बच्चों को देखना, घर को देखना, उस शख्स को देखना और अनफॉर्चुनेटली घर वालों के एटीट्यूड्स को देखना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फराई क्रार्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वो जो काम करती हैं, इस वक्त उसकी अशद ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारी ख़वातीन को, हमारे मर्दों को, क्योंकि दवाइयाँ सबको चाहिए हैं, हेल्थ इश्यूज सबके होते हैं, चाहे वो फ़िज़िकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो हम नॉर्मली कुछ ट्रेडिशनल किस्म की दवाएं इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसके नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे तो होते हैं लेकिन साथ नुकसान भी होते हैं। उससे कैसे बचा जाए और ऑल्टरनेट मेडिसिन पर कैसे जाया जाए और कैसे किसी की नब्ज़ पकड़कर उसको बता दिया जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन ये है, और बड़े हेल्दी तरीके से जिसके नुकसानात ना होने के बराबर हों। और इनको अगर डॉक्टर कहा जाए, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ये तबीबा कहलवाना पसंद करती हैं। हम भी तबीबा ही कहते हैं। तो आज हमारे साथ तबीबा मासूमा ज़हरा साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए जी। अल्लाह का शुक्र। और मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगी कि हमारे कॉमन फ्रेंड के ज़रिए से मुलाकात हुई, तो मैंने बिल्कुल कह ऐसे दिया डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता, वो तबीबा कहलवाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक तो आप तबीबा क्यों बनी? एमबीबीएस में क्यों नहीं गई? बड़ा पैसा है, घर वाले भी कहते हैं जी डॉक्टर बन जाओ, बड़े पैसे अच्छा, कमाओगे। मैंने ये कई दफ़ा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जगह पे बताया भी कि मैं कभी डॉक्टर या तबीब बनना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। सो बचपन से ही मुझे शौक आर्ट का बहुत ज़्यादा था, आर्ट रिलेटेड चीज़ों का और सब। लेकिन मेरी क्योंकि फैमिली में अल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। मेरे दादा होम्योपैथिक डॉक्टर थे और बड़े रिनाउंड होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर तकी हसन जैदी। वंडरफुल, और माशाल्लाह। मेरे मामू एक्यूपंक्चरिस्ट थे, डॉक्टर अब्बास ज़बरदस्त। इकबाल। तो ये 2 बड़े नाम मेरे ख़ानदान में चल रहे थे और अब्बा ने कहा कि नहीं, तुम करोगी तो बस अब होम्योपैथी ही करोगी। ठीक है। मैं 6 महीने अपने अब्बा से ना सही तरह से हमारे ज़माने में अब बाप से बात करने की एक तमीज़ होती थी। और आपने नाराज़गी शो करनी है तो बस आपने अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी कह के और बस खाने पे बैठ जाना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल कि वो ठीक बात। होती नहीं थी। तो कोई 2-1 महीने गुज़र गए, मैं भी अब आराम से जा रही हूँ, कर रही हूँ, एंड आई वाज़ वेरी, वेरी ऑफेंडेड हुँ। कि मैंने ये नहीं करना। तो अब्बू ने एक दफ़ा मुझे बिठा के कहा कि एक वक्त आएगा तो मुझे रोज याद करोगी, मैं तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर पढ़ मैंने ये लिया था, मामू से भी सुना था, एक्यूपंक्चर इज एन आर्ट। हुँ। दिमाग में लफ्ज आर्ट फंसा हुआ था। ओह! एंड आई सेड कि ओके फाइन, मुझे अगर आप एक्यूपंक्चर करने की इजाज़त देंगे तो मैं होम्योपैथी पढ़ूंगी। ठीक। एंड देन इट स्टार्ट द जर्नी। होम्योपैथी किया, फिर एक्यूपंक्चर किया, और ये फिर एक ऐसा समंदर है जिसमें मैं आज 29 ईयर्स होने वाले हैं मुझे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल 29 ईयर्स कंप्लीट होंगे सितंबर में। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ है सीखने को। बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जो आपको एकदम हैरान कर देती हैं कि परवरदिगार आपने जिस्म कैसा बनाया है, इसमें डायग्नोसिस करने के लिए कैसे कैसे तरीके जात मौजूद हैं। हुँ। और अगर पल्स रीडिंग की बात करूं तो 29 साल में पल्स रीडिंग, कोई मुझे कहना कि पल्स रीडिंग सीखना है या करना है, तो मैं कहती हूँ आप सिर्फ किताब से पढ़ते हो। हुँ। हर मरीज़ आपको एक नई नब्ज़ सिखाता है, बस वो जमा करते जाओ और आपकी अजीब सी जर्नी है जो चल पड़ती है। तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आई, ना चाहते हुए भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वाक़ई मैं अब्बू को रोज़ याद करती हूँ और कहती हूँ कि शुक्र है कि उन्होंने इस साइड पे मुझे
भेज दिया हम्म। ज़बरदस्ती, वरना शायद मैं बिल्कुल ज़ीरो होती, ना कुछ करती। आपने ज़िंदगी की बड़ी अहम शख्सियत वालिद साहब का ज़िक्र किया। वालिद के साथ ज़िंदगी बड़ी अलग होती है, जब वो ना रहें अलग होती है, फिर ज़िंदगी खुद बड़ी बड़ी चैलेंजिंग होती है। ऐसे ही। ज़िंदगी का सफ़र कितना मुश्किल रहा और उन मुश्किलात से आपने कैसे डील किया? सवाल मुश्किल भी है और आसान भी। हुँ। माँ बाप का घर डेफिनेटली एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, और अगर आपको अच्छा अगला घर मिल जाए तो उससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं होती है। और जैसे मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि मेरा घर तुम्हारा घर है ही नहीं, अगला घर जो है वहाँ के लिए तुम बनाई गई थी और वहाँ रहना है। यही सोच लेके गई थी हुँ। नए घर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ 1 डेढ़ हफ्ते के बाद ही पता लगा कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है ही इज़ अ शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। और सादात फैमिली में होने की वजह से कह लें, या कुछ घर के हालात ऐसे कह लें कि आई कुडंट गो बैक। मुझे लगा कि मैं वापस जाऊंगी, जो कि हालात ऐसे थे कि शायद मेरी घर में मेरी अम्मा के लिए मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली रिश्ता कुछ इस तरह से था कि मसला हो सकता था। ठीक। तो बस ज़िंदगी गुजरती रही। आफ्टर 5 years आई हैड माई फर्स्ट बेबी बॉय, मेरा बेटा खैर से, एंड देन बेटी। और बस रज़ा के साथ ज़िंदगी मुश्किल थी, काफ़ी मुश्किल थी। हुँ। और बच्चों को देखना, घर को देखना, उस शख्स को देखना, और अनफॉर्चुनेटली घर वालों के एटीट्यूड्स को देखना इज समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन वो सब मेरे लिए ब्लेसिंग थे। मैं उनको कभी भी, मैं उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वो आमीन। लोग मेरे लिए ब्लेसिंग थे। आज अगर वो ज़िंदगी में ना होते तो शायद मैं ये स्ट्रगल करके आज जिस सीट पे बैठी वहाँ ना होती। मासूमा लोगों को साहिबा, जो आप ये शफ़ा मिल कह रही रही थी, हैं कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी समहाउ और जिन्होंने आपके लिए मुश्किल ज़िंदगी को बनाया, वो आपके लिए ब्लेसिंग थी? बहुत बड़ी ब्लेसिंग। मैं हम हमेशा तकलीफ देने वाले को ब्लेसिंग समझती हूँ, वो क्योंकि कैसे? आपको वो कुछ सिखाने आ रहा है। अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं, उस आजमाइश पे अगर हम री नहीं करते रहें तो हमारी मर्जी, हम उस आजमाइश में सब्र करके गुजर जाएं तो वो नवाजते भी उतना ही ज़्यादा है। सो ट्रू। और कोई भी हो, हर एक का देखो, हो सकता है वो मुझे गलत समझ रहे हो, हुँ। तो अपनी अपनी जगह हम अपने आप को ठीक समझते हैं, लेकिन अगर उसी तकलीफ में हम दूसरे को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना मेरे डिक्शनरी में नहीं है कि अगर एक दफ़ा बुरा हो गया तो बस उस पर ना रोना है, हुँ। ना उसको अपनी कमज़ोरी बनाना है, और ना ही उसको दोबारा आजमाना है। ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है, और मेरे ख्याल से कि वो कामयाब ही रहा है कि सीखा, आगे बढ़ गए, बस इट्स डन। और वो आपने आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अभी आपकी कमज़ोरी नहीं। अब हम यही बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि ये जो मुश्किल आए और आपकी जो वीकनेस हो उसको आप अपनी मजबूती बनाएं। ऐसे ये बात बड़ी खूबसूरत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देखने वालों के लिए, खासतौर पर जो आज की बच्चियां हैं, आज की जनरेशन है, थोड़ा एक्सप्लेन देखो, मैं कीजिएगा। 1997 में मैंने आगाज़ किया अपने करियर का। माशाल्लाह। पढ़ाई ख़त्म हुई, उसके बाद से ऐसा नहीं था कि आते साथ ही मेरे पास सब कुछ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आफ्टर होम्योपैथी आई डिड माय ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन डिग्री। हुँ। फिर 2016 में मैंने आके दोबारा एडमिशन लिया, और मैंने तिब के अंदर अपना एडमिशन लिया। तो मैंने अपनी FTJ, फाजिल तिब व जराहत की डिग्री ली। हुँ। अब इस सब जर्नी के पीछे मेरे बच्चे पढ़ भी रहे थे, मुझे घर भी देखना था, और सब कुछ चल रहा था। ये जो स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ ना, ये स्ट्रेंथ क्यों थी कि मेरे लिए एक लफ्ज़ कहा गया था, तुम अपनी इस डिग्री पे बच्चे पालोगी। हुँ। तो वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई कि मैं इसी डिग्री पे बच्चे पाल के दिखाऊंगी। और अल्लाह ने बड़ा, अल्लाह हैज़ बीन सो काइंड, वो रहीम बहुत है, रहमान बेशक, बहुत है। बेशक। हमारा गुमान गलत हो जाता है, वो हम पे बहुत रहम कर रहा होता है। मेरा एक ही गुमान था कि अल्लाह ने बहुत बेहतरी करनी है, अगर उसने मुझे औलाद दी है तो पालने के सबब भी बनाएगा, और अगर उसने मुझे तबीब बनाया है और इस फील्ड में लाया है तो हाथों में शफ़ा भी वही देगा। और आज तक मैं अपने जब भी पेशेंट्स को भी करती हूँ, मैं कहती हूँ देखें, हुँ। इलाज हम लिखते हैं, कागज़ पे कीड़े मकोड़े डालते हैं, हुँ। शफ़ा उसने देनी है। बस दुआ ये वाह! करें कि वो मेरे हाथ में आपकी शफ़ा रखे, और अल्लाह बहुत प्यारे हैं, बड़ी इज़्ज़त रख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बातें, और मेरा जी तो यही चाह रहा है कि इसी को हम कंटिन्यू करें। लेकिन ज़ाहिर है आपका जो शोबा है उससे मुतल्लिक भी हम चाहते हैं लोगों को बताया जाए। ये अल्टरनेट मेडिसिन क्या होती है और ये तरीका इलाज क्या है? कैसे नब्ज़ पकड़ के और बाज़ू थाम के आप बता देती हैं कि ये मैं बीमारी है? देखिए, और डायग्नोसिस अल्लाह जी। ताला ने कंप्लीट मशीन बनाई, जिसको हुँ। आज तक हज़रत इंसान
इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। रोज हम सुनते हैं इंसान के जिस्म में ये एक और नई चीज़ है जिसको हम इन्वेंट करते हैं। आपके हाथ में गैजेट है, उस गैजेट बनाने वाले ने अलार्म सिस्टम्स लगाए हैं, आपको पता लगता है अपडेट कैसे करना है, आपको पता लगता है बैटरी लो होगी कि नहीं। तो जिसने कंप्लीट मशीन बनाई थी उसने आपको कोई गैजेट्स लगा के नहीं भेजे होंगे। उसने क्या ये कहा होगा 21वीं सदी हज़रत आदम आपकी औलाद को पता लगेगा अंदर क्या चल रहा है? ऐसा नहीं था। उसने डायग्नोस्टिक टूल्स भी लगा के भेजे, हमने ठीक। पढ़ने छोड़ दिए। वरना पहले ज़माने में हुक्मा इसको पढ़ते थे, अंबिया की मेरास है हिकमत। तो उसको पढ़ा कैसे जाता है? ज़ुबान से, हाथों की नब्ज़ से, आँखों के रंग से, यूरिन के कलर से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, इवन कि आपके कानों की बनावट भी आपके अंदर का हाल बताती है। तो मेरी कमाल तीनों बात है ही ये। फील्ड्स में, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ऑरिकुलर थेरेपी है, सोजो एक्यूपंक्चर है जिसमें हाथ और पाँव से हम डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीट भी करते हैं। हिकमत की बात करें तो नब्ज़ शनासी और यूरिन को देख के, रंग को देख के, ज़ुबान को देख के किया जाता है। इसी तरह आयुर्वेद में ज़ुबान को भी देखा जाता है और नाड़ी परीक्षा यानी नब्ज़ शनासी भी की जाती है। तो इत्तेफ़ाक से मेरी तीनों डिग्रीज़ में मैंने एक ही चीज़ को डिफरेंट रंगों से पढ़ा। तो अब जब मैं कभी नाड़ी परीक्षा या पल्स रीडिंग करती हूँ तो मैं उन तीनों डिग्रीज़ को मिला के पढ़ती सही हूँ। सही। तो ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी आ जाती है। और इसका इलाज और मेडिसिन क्या होती है? देखो पहले तो डायग्नोज किया जाता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, ठीक है। आप किस मिजाज के हो। ठीक जिस है। तरह हमारी बॉडी दो तरह से है, हम्म, फिजिकल बॉडी जहां हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, ठीक है। ऑरा ची और एनर्जी की बॉडी। ऑरा ची एनर्जी की बॉडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज आपके पास है तो आप चल रहे हो, कल नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं हो, चाहे दिल गुर्दा सब कुछ चल रहा हो। हम्म, ऐसा ही है ना, रूह अंदर है तो आप हो, ठीक। रूह बाहर है तो आप नहीं हो। हम्म, होलिस्टिक साइंस कहती है रूह अंदर रह के इम्बैलेंस जब हो जाती है उसको स्टेट ऑफ डिजीज बोलते हैं। अच्छा। उस इम्बैलेंस का नाम है डोशा, बॉडी टाइप या मजाज। आपका मजाज क्या है और उस मजाज में बनाव कैसा आता है और बिगाड़ कैसे आता है, ठीक है। वो आपकी खुराक से आता है, आपके एनवायरनमेंट से आता है, आपकी सोच से आता है। सो होलिस्टिक साइंस में हम माइंड, बॉडी एंड सोल को ट्रीट करते हैं, नॉट ओनली द बॉडी। हमारे लिए बॉडी सेकेंडरी है, माइंड एंड सोल, सोल की आप जो नरिशिंग है वो फूड से करते हो। तो खाने पीने को चेंज करके, ठीक नंबर है। पहला, ठीक है। इलाज बिल ग़िज़ा होता है, इलाज ठीक। बिल दवा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद दवाई सिर्फ हेल्पिंग हैंड है ठीक है। कुछ अरसे के लिए, और लाइफस्टाइल का चेंज होना बेसिक बेसिक चीज़ वो है जिसको हम चेंज करते हैं। लाइफस्टाइल की अब हम बात कर रहे हैं तो अभी तो बहुत तरह की डाइट आ गई है, डिटॉक्स वाटर्स हैं, डिटॉक्स जूस जो सुबह सुबह खाली पेट पी लिया जाता है, इसके बारे में आपकी बड़ी एक राय भी है, मैं चाहती हूँ बिल्कुल, देखने वाले भी बिल्कुल। सुने। देखिए डिटॉक्स जूसेस जब हम लेते हैं ना तो हम अपने गट लाइनिंग को ख़राब करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने डिटॉक्स जूस लिया, बिल्कुल आपकी गट तो बिल्कुल खाली होगी, लेकिन आपकी गट को फाइबर की ज़रूरत है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 स्ट्रैटेजीज़ अपनाएं। 2000 अभी 2026 शुरू हो गया, मैं हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात कर रही हूँ। 2026 आपकी गट क्लिनजिंग का साल होना चाहिए विद फाइबर, ठीक। नॉट विद डिटॉक्स जूसेस। आप कहोगे जूसेस खराब क्या, जैसा आपने पूछा, तो क्या करते हैं, देखो आपने सुबह सुबह गट क्लिनजिंग जूस लिया, आपने ग्रीन्स लिए बना के, आपने कोई शॉट ले ली जिसमें आजकल बड़ा आ रहा है कि आप मीठा सोडा और लीमू का शॉट ले लें और उसके बाद अच्छा। ग्रीन जूसेस पीते रहें और आपकी गट बहुत अच्छी होगी। अच्छी सिर्फ क्लिनजिंग के हद तक थोड़ी सी हो सकती है, उसके नुकसान क्या है? गट में 85 टू 90% हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। ये शायद हम नहीं सोचते क्योंकि गट आपका वो ब्रेन है जो खुशी पैदा करता है। ये खुशी के हार्मोन्स गट में आते हैं, और गट लाइनिंग खराब अगर हो जाए, जो कि फाइबर के बगैर हो जाती है, आप सारा दिन जूसेस ले रहे हैं, आप अपनी लाइनिंग को 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन अगर आप लेते हैं, लंबा अरसा लेते हैं, आप उसको खराब करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, आपकी शुगर स्पाइक करना शुरू हो जाएगी हर सूरत में। बिल्कुल। आपका जो है 3 बजे के बाद एनर्जी लेवल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सो वो अगर आपको क्लीन कर रहा है तो एनर्जी को डाउन कर रहा है और हैप्पी हार्मोन्स को ख़त्म कर रहा है। जबकि अगर आप फाइबर से रिलेटेड अपना दिन का आगाज़ करते हो, जिसमें फ्लेक्सीड, तुख्मे रेहान का इस्तेमाल करते हो, रात को आप डिप कर लो 1 टीस्पून फ्लेक्सीड, सुबह उठ के उसके अंदर आपने कुछ भी डालना है,
ठीक जो है। भी आप डिटॉक्स सप्लीमेंट बनाना चाहते हो तो कम से कम फाइबर बेस के साथ हो। मतलब सो मॉर्निंग शुड बी विद अ फाइबर बेस जो कि प्रोबायोटिक का काम भी दे। ठीक है। तो उसके अंदर फ्लेक्सीड का बहुत बड़ा रोल है, उसको इस्तेमाल करना भले चाहिए। डिटॉक्स जूस लें लेकिन उसके अंदर फाइबर ऐड कर फाइबर लें। ऐड करें, फाइबर के बगैर अगर आप दिन का आगाज कर रहे हैं तो आप अच्छा। अपने साथ जुल्म करेंगे। अच्छा, जो हम सुबह उठते खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी ले लेते हैं, मिल्क कॉफ़ी भी ले लेते हैं, क्या वो हेल्दी है या नुकसानदेह है? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी मैं कहती हूँ पंजाब में अगर रह रहे हो तो वैसे ही आपके लिए नहीं है। हम्म। देखो मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी बोला कि मिट्टी के करीब रहना असल सेहत है। अब अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो क्या यहाँ कॉफ़ी उगती है? नहीं। नहीं उगती, तो वो अल्लाह ने आपके लिए बनाई नहीं है। आप कभी कभी ले सकते हो। कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे उस जगह पे ज़्यादा हैं जहाँ पे वो उगाई जाती है, जहाँ पे वो पैदावार है। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, आप सुबह उठ के अच्छा सा अपना कीफ़र की ले लो, आप फ्लेक्सीड के अंदर थोड़ा सा डाल के आप दही ले लो। उससे बेहतर क्या प्रोबायोटिक आपको मिलेगा जो आपको क्लिनजिंग का काम बिल्कुल करेगा। ठीक, बिल्कुल आप ठीक। कॉफ़ी क्यों पीते हो कि आपका वेट लॉस हो? आप फाइबर क्यों लेते हो? ताकि आपका वेट लॉस हो। तो फिर आपकी अच्छी ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन शुड बी फ्लेक्सीड, नहीं कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो जो हम सुबह उठते खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी या कॉफ़ी ले लेते हैं, मिल्क कॉफ़ी भी ले लेते हैं, क्या वो हेल्दी है या नुकसानदेह है? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी मैं कहती हूँ पंजाब में अगर रह रहे हो तो वैसे ही आपके लिए नहीं है। देखो मैंने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में भी बोला कि मिट्टी के करीब रहना असल सेहत है। अब अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो क्या यहाँ कॉफ़ी उगती है? नहीं। नहीं उगती, तो वो अल्लाह ने आपके लिए बनाई नहीं है। आप कभी कभी ले सकते हो। कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे उस जगह पे ज़्यादा हैं जहाँ पे वो उगाई जाती है, जहाँ पे वो पैदावार है। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, आप सुबह उठ के अच्छा सा अपना कीफ़र की ले लो, आप फ्लेक्सीड के अंदर थोड़ा सा डाल के आप दही ले लो। उससे बेहतर क्या प्रोबायोटिक आपको मिलेगा जो आपको क्लिनजिंग का काम बिल्कुल करेगा। ठीक, बिल्कुल आप ठीक। कॉफ़ी क्यों पीते हो कि आपका वेट लॉस हो? आप फाइबर क्यों लेते हो? ताकि आपका वेट लॉस हो। तो फिर आपकी अच्छी ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन शुड बी फ्लेक्सीड, नहीं कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, ये तो बड़ी मुश्किल में आपने डाल दिया। जो मुझ जैसे कॉफ़ी लवर्स हैं, जो जिम जाने से पहले कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, या जिनको आदत पड़ गई है कि आँख ही नहीं खुलेगी जब तक कॉफ़ी का सिप नहीं हलक से उतरेगा, वो क्या करें? देखो पहले तो ये कि मैं मुश्किल बातें करती हूँ, लोगों को ज़रा लगता है, लेकिन मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ। मुझसे आप मशवरा ले रहे हो, मैं मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी देख के आंसर नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि जो आपके लिए अच्छा है। अब कॉफ़ी शॉट जब आप लेते हो, कैफ़ीन इतने ज़्यादा लेते हो, कॉफ़ी की अपनी तासीर वाता या खुश्की की है। आपको कॉन्स्टिपेशन होने का डर है, अगर आपको फाइब्राइड्स हैं तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, एंडोमेट्रोसिस है तो वो बढ़ जाएगा, नाक में अगर पॉलिप हैं तो वो एग्रीवेट होंगे, एलर्जीज बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एलर्जी, पॉलिप, एंडोमेट्रोसिस और फाइब्राइड ये खुश्की की बीमारियां हैं, और कॉफ़ी अपनी मिजाज में खुश्क है तो ये आपको तंगी देगी। बहुत ही दिल करे लेने को तो कम से कम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ना लें, ठीक और है। अगर ले रहे हैं तो 1 टीस्पून उसमें बादाम रोगन डाल दें सुबह अच्छा। उठते साथ ही, ताकि वो लेग्जेटिव के तौर पे काम करे। सही। फिर अगेन अगर बहुत ही दिल कर रहा है, वो कोई आदत कहते हैं ना, आदत है तो आदत तो अशरफ मखलूक की कुछ नहीं होती, वो जब चाहे कुछ भी बदल सकता है। आपकी सोच की बात है कि आप अपने लिए फ़ायदा कहाँ ढूंढ रहे हो, और फ़ायदा हमेशा आपके इलाके की चीज़ों में है, ठीक जो है। आपके इलाके में मौजूद है। अब आप ऑब्वियसली उठते साथ ही लस्सी पी के तो सो जाएंगे, अब मैं हम्म। ये भी नहीं कह रही। हम्म। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको लेना है तो उसमें आमंड ऑयल ज़रूर डाल दें, ठीक है। या 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दें। बादाम रोगन इसलिए डालें कि उसकी ब्लड सैचुरेशन ज़रा कम है, ठीक कोलेस्ट्रॉल है। नहीं बढ़ाएगा, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा। यानी पहले फाइबर से आगाज कर लें, उसके बाद अगर आप उसके चाय बाद कॉफ़ी चाहे पीना लेना चाहते हैं। चाहते हैं तो ले लें। ठीक है। अब बंद नहीं कर सकते, लेकिन कम तो किया जा सकता है ना। बिल्कुल ठीक है, अगर बिल्कुल आप ठीक है। बिल्कुल कम कर सकते हो तो उसको स्ट्रॉन्ग इतनी ना लो। आपको बेसिकली वो उस खुशबू की चाहिए आप होती है। सही कह रही हैं, वो आपको खुशबू आपके कॉफी दिमाग आपको, को वो आपके दिमाग को खुशबू अच्छी लग रही बिल्कुल होती है, तो ठीक कह रही हैं खुशबू आप। जितनी डाल लें, कॉफी कुछ नहीं होता। हाँ, ये अब मैं आज से यही अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेके आती हूँ। सबसे पहले बिल्कुल तो ठीक। अपने से शुरू किया जाए ना। अच्छा, मासूमा साहिबा, इसी से रिलेटेड मैं ख़वातीन के हेल्थ इश्यूज़ और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं कि पीसीओज़ हो गए हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, फाइब्रोसिस से गुजरने लगती हैं लड़कियाँ, पॉलिप्स बहुत ज़्यादा होने लगे और बहुत कम उम्र में, इसकी क्या वजूहत है?
देखिए मैंने अभी बोला ये वाता पैसिफाइंग डिजीज़ है, यानी बॉडी में हवा और खुश्की का मजाज अगर बढ़ जाए तो ये बीमारियां आती हैं। अब क्यों हो रहा है ज़्यादा? हम अनफॉर्चुनेटली कॉफ़ी लवर हो गए, हमारा टाइम सोने जागने का ठीक नहीं है, पानी हमने पीना नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा करना है, ख़ास तौर पे आपकी काली रंग की जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपके खाने पीने में मैदे का इस्तेमाल बढ़ गया है, बर्गर की शक्ल में, ब्रेड्स की शक्ल के अंदर, आपके जितने भी आप फास्ट फूड ईटर्स हो गए, आप देखें बच्चियां क्या करेंगी, उठेंगी कुछ नहीं खाएंगी, बस कॉफ़ी का एक कप पियेंगी, सारा दिन गुजारेंगी और फिर कहीं बाहर फूड पांडा जिंदाबाद। तो ये जो खाने पीने की रूटीन हमारी ख़राब हुई है और हम वेस्ट को फॉलो करते करते अपने मौसम से निकल गए, ये बीमारी की मेन वजह है अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक साइंस। मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसको कहती हूँ मुझे आपसे 2 चीज़ें चाहिए, सबमिशन और सरेंडर। आए हो या बैठे हो तो ठीक होने आए हो, अब जब ठीक होने आए हो तो अपनी साइंस ना लड़ाना, लेट मी डू माय वर्क। बिल्कुल सही है। तो वो पेशेंट हंसते भी आप ही के जैसे कहते हैं कि ये मतलब कि आप, ये बड़ी मजेदार सी मैंने बात है ना। अगर मैंने कहा है सेब लेना है तो आप अपनी साइंस क्यों लड़ा रहे हो कि उतनी ही कैलोरीज का कीनू भी है। मैं देना चाहती तो मैं कीनू दे देती। मैं तासीरों पे काम कर रही हूँ, सेब की तासीर डिफरेंट है, कीनू की तासीर डिफरेंट है। अगर आपको मैं तरबूज दे रही हूँ तो आप उसी की कैलोरीज में कि नहीं मैं इतना ही कैलोरी काउंट करके उसके ऑल्टरनेट कुछ ले लूँगी, तो हो सकता है मुझे आपको पानी ज़्यादा देना हो। सो हमेशा पेशेंट को मैं कहती हूँ प्लीज़ मेरे पास आओ तो अपनी साइंस ना लड़ाओ, गिव मी 40 days, अगर आपकी ज़िंदगी ना बदले तो मुझे आगे पकड़ लें। तो ये है कि 7 kg पर मंथ रिडक्शन कराती हूँ, नो वॉक एंड नो एक्सरसाइज। पहली शर्त नो वॉक एंड नो एक्सरसाइज। दूसरी शर्त मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक्नी है, कुछ भी है, आपको अपनी गट क्लीन करनी है। आपको फौरी तौर पे वजन कम करना है। आपके जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, आपको हार्ट इशू है, आपकी शुगर ऊपर है, तो फिर क्या करना है? आपको वजन कम करना है। जब आपको करना ही वजन कम है, क्यों? ताकि आपकी गट हील हो सके, जो कि उम्मुल अमराज है, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो आधी चीज़ें तो वैसे ही ठीक हो गई। अब उसमें हम क्या करते हैं, जिस तक हम घुटने के मरीज जिसका मेरे पास आते हैं और आके कहें जी डॉक्टर ने कहा वजन कम करो बट मेरे तो घुटने ही नहीं चलते, मैं चलूं कैसे? तो मैं कहती हूँ मैं तो पहला काम ही ये कहती हूँ नो वॉक एंड नो एक्सरसाइज। आप कम खाते हो, आप भागने शुरू हो जाते हो, जिम जाते हो। जिस वक्त आप ज्यादा खाते हो आप घर बैठ जाते हो। तो ये कहीं से भी बैलेंस नहीं है। आप ज्यादा खाओ, प्लीज जिम जाओ। आप डाइट पे नहीं हो तो कम से कम वर्कआउट करो। लेकिन जब आप डाइट पे चले गए हो तो अपने आप को हाइबरनेशन में ले जाओ, ठीक है, सुकून करो, जिप अप, रिलैक्स, लेट द बॉडी हील। जब वो हीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर अब वॉक या एक्सरसाइज डाल के उसको मेंटेन करना होता है। तो ये तो बड़ा मजेदार और डिफरेंट सा फॉर्मूला आप दे रही हैं हम सबको। ऐसा ही। अच्छा, फिर एक और बड़ा मसला हो जाता है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वही जैसे आप बता रही खाने पीने से रिलेटेड है। कम उम्र बच्चियों में, नई शादीशुदा बच्चियों में और बहुत सी खवातीन में इनफर्टिलिटी का मसला है। बहुत ट्रीटमेंट करा लिए, सब करा लिया, लेकिन नहीं हो पाया। देखो इनफर्टिलिटी के लिए अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 महीने आपको अपने आप को देने हैं रिजुविनेट करने के। अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई कपल किसी भी डॉक्टर के जाता है तो वो जाते साथ ही हार्मोन थेरेपी पे लग जाता है जी, या वो मतलब ज़्यादातर आपको डायरेक्ट ट्रीटमेंट दी जाती जी, है। ऐसा ही है। मेरी फील कहती है कि औरत या मर्द अगर उसको बच्चा पैदा करना है तो वो एक ज़मीन की तरह है। जैसे ज़मीन में आप पहली गो में जाते साथ ही बीज नहीं डालते, पहले आप उसके ऊपर हल चलाते हो, गंदी जड़ी बूटी हटाते हो, फर्टिलाइज़र डालते हो, फिर नरिश करते हो, पानी देते हो। जब वो तैयार हो जाती है देन आप कहते हो कि अब इसमें बीज डले और ये चले। जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है उसके ऊपर लोग कहते हैं जी आप बिल्कुल ठीक हैं, जाए ट्राई करें। क्या ट्राई करें? ट्राई ये करें कि सबसे पहले आप अपने पे फोकस हो। गट इश्यूज हैं तो वो ठीक कर लें। मेरे पास 99.9% कपल्स जो कि इनफर्टाइल आते हैं उनमें मर्द का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उसको गैसेस का इशू होता है। ख़वातीन के अंदर खुश्की का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मेरी फील कहती है खुश्की और तेज़ाबियत में बीज नहीं लगता। अच्छा, तो आपको पहले 3 महीने यानी 90 डेज अपने आप को रिजुविनेट करना है, रीसेट करना है, स्ट्रेस नीचे लेके जाना है। होता ही है कि हम आते साथ ही अपना ट्रीटमेंट जब कराते हैं सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, उस महीने आपको गायनेकोलॉजिस्ट कह देती है आपने 13वां 14वां 15 दिन
जी यूटिलाइज करना है। बिल्कुल ऐसा ही अब क्या हुआ, पहले तो वो पहले पीरियड्स आने पे रोना धोना था, एग फॉर्मेशन के पहले दिन पे ही डिप्रेशन थी, आने वाला एग अच्छा नहीं बन रहा। फिर जब आप नहा के फारिग हो गए, अब आपने एक नई उम्मीद करी उस एग के साथ जिसको आप पहले बर्बाद कर चुके हो 5 दिन, क्योंकि ओह। आप तो रो रहे थे, आपको तो डिप्रेशन हो गई थी, आपको तो अपने इर्द गिर्द लोगों से डर लग रहा था। और 80% खवातीन खुद ही डिप्रेस ज्यादा होती हैं, इन जी लॉज भी कुछ नहीं कह रहे होते जी, सोच 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 के। अपनी सोच की वजह से। तो पहले तो मैं उनको सोच से निकालती हूँ कि 3 महीने में आपको बच्चा पैदा नहीं करा रही, मैं आपको रिजुविनेट करा रही हूँ। ठीक। अपने आप को रिलैक्स करें। अगर आप मेरा प्रोग्राम ये देख रहे हो, जो भी देख रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो प्लीज 3 महीने सिर्फ ऐसा गुजार लीजिए जैसा आपका हनीमून पीरियड है। जस्ट रिलैक्स, कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ने देना है, वो ना क्यों करेगा? आपको मांगना नहीं आ रहा, वो अलग बात है, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक। पहले तो रिलैक्सेशन होनी चाहिए, उसके लिए हम एक्यूपंक्चर अगर ऐड होता है तो एक्यूपंक्चर ठीक करते है। हैं ताकि उसको मेंटल फिजिकल रिलैक्सेशन पे लेके जाएं। डिटॉक्स करते हैं, खातून का वजन ज्यादा है, मर्द का वजन ज्यादा है, वजन नीचे करेंगे। फिर नरिश करते हैं, विटामिन्स कौन से कम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना सर्च इंजन बदल दें। आप नेट पे लिखते हो मैं इनफर्टाइल हूँ, व्हाट इज द डिजीज, तो ठीक एक है। कहानी आ जाती है। आप नेट पे लिखते हो मेरा सर में दर्द है, व्हाट इज द डिजीज, वो आपको कैंसर तक पहुंचाएगा। आप सिर्फ उसको थोड़ा सा बदल दो, आप लिखो हेडेक है, व्हाट इज द डेफिशिएंसी, तो आपको पता लग जाएगा इलाज क्या करना है। सवाल ही गलत कर रहे हैं सवाल ही हम। गलत कर रहे हो आप, तो बीमारी ढूंढ रहे हो, ना ढूंढो ना, किसी कमी की वजह से हुई होगी। तो खवातीन में जहाँ पे आता है वहाँ आयरन डेफिशिएंसी आती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होती है, विटामिन डी डेफिशिएंट होती है। टॉर्च प्रोफाइल मेन चीज़, जो वायरसेस हैं उनमें आईजीजी पॉजिटिव होते हैं। एलोपैथिक के अंदर उनके लिए अगर रुबेला आईजीजी पॉजिटिव है तो इट्स नथिंग, मेरे लिए वो बहुत मैटर करता है। तो मैं डूश कराती हूँ यूट्रस को। इट्स विदाउट, यहाँ बहुत से लोगों को इसका इस पता ही चीज नहीं का होगा, नहीं पता। हम होगा। यूट्रस को डूश करना कहते हैं कि आप विद मेडिसिन डीएनसी करें, यानी विदाउट टूल अंदर रखने की दवाई देते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है। मेल भी और फीमेल भी। फीमेल की यूट्रस को क्लीन किया जाता है, उसका वजन ऊपर है वजन नीचे किया जाएगा, उसका आयरन कम है आयरन पूरा किया जाएगा, यानी उसकी डेफिशिएंसीज को ठीक किया। मेल में आ जाए तो अब हमने क्या स्ट्रेस दे दिया, 13वें 14वें 15 दिन खातून कॉल करके कह रही याद रखो आज दिन है। अब वो जो सारा दिन सोच रहा है उसके स्ट्रेस से उसका स्पर्म खराब हो रहा है। तो ये जो स्ट्रेस लेवल है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत अच्छा है और वो एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छा होता है। इसीलिए बाहर की दुनिया में इनफर्टिलिटी सेंटर्स में एक्यूपंक्चरिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। वो एक्यूपंक्चर मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट जाके ले, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाए। तो स्ट्रेस, डाइट एंड हर तरह से रिजुविनेट करके नरिश करें एंड देन ट्राई। 80% अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको कभी मैंने कोई दवाई ऐसी दी नहीं, अभी रिजुविनेट ही हम कर रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं कि वो कंसीव कर जाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह बड़ा रहीम है। और फिर वही बात है कि इलाज सही सिम्त में हो रहा हो तो फिर सब बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने जब बात की ट्रीटमेंट की, तो आपने कपल की बात की, आपने मेल फीमेल दोनों के बारे में बात की। नॉर्मली क्या होता है, औरत जाके इलाज करा रही होती है, मर्द को मालूम ही नहीं, वो अपनी वही लाइफ गुजारता है, वही जैसे आपने कहा उसको कॉल आ जाती है, घर आएगा, वो समझेंगे कि हम वालदैन बन जाएंगे। तो ये कितना ज़रूरी है कि दोनों का इलाज हो? देखिए 50% काम मेल का है, 50 फीमेल का है, सारा कुछ फीमेल पे तो नहीं करना। तो उस 50% को अगर आप निगलेक्ट करते हो, जो कि अब नहीं है, आप पिछले कोई 10 साल से चेंज हो गया है, बच्चे अब अक्लमंद हैं, समझदार हैं, और फिर माएँ भी समझदार हैं, जो सास के लेवल पे आ गई हैं और वो समझदार पढ़ी लिखी हैं, तो मेक श्योर करती हैं अपनी औलाद को पहले पूछे। सो 102% दोनों का 50-50% काम है, तो दोनों को ही रिजुविनेट करना है। फिर अगेन कोई सुन रहा है तो मैं कहूँगी कि आप सिर्फ अपने आप का एनालिसिस करो, मैं बात ठीक कर रही हूँ। अगर आप इनफर्टाइल हो तो मेल के अंदर तेजाबियत ज़रूर होगी, ठीक है। उसके अंदर हर सूरत में बर्ब्स आएंगे, एसिडिटी होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा, यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। प्लीज़ उसका ख्याल करें और फिर जाके इलाज करें। फीमेल जो भी इलाज कर रही है, अगर आपके पास तेजाबियत है तो आप फर्टाइल नहीं कर सकोगे उसको। बिल्कुल ठीक है, बड़ा हम आपने एक्सप्लेन करके ये सब बताया। अच्छा, ये हमने बड़ी संगीन किस्म के मसाइल पे बात करी, अब थोड़ा ज़रा लाइटर साइड पर आ जाते हैं। बालों का ख्याल, स्किन का ख्याल, खूबसूरत नज़र आना हर खातून, बल्कि अब तो मर्दों की भी ख्वाहिश होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, कभी कभी मैं उनसे बड़ा डिसएग्री करती हूँ, सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनमें स्किन वाइटनिंग के इंजेक्शंस हैं, या कॉकटेल या इम्यूनिटी बूस्टर्स।
मुझे लगता है जब मैं थोड़ा रिसर्च भी करती हूँ कि ये बहुत खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप कुदरत से जब भी खेलेंगे कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। जब अल्लाह ने आपको अपना इटसेल्फ रिपेयर सिस्टम दिया है, सिर्फ अपनी एफर्ट ना करने के पीछे आप जाके इंजेक्शंस लगवा लो। आपकी एफर्ट चाहिए ना। आपको पानी पीना है, आपको लग के पानी पीना है। अगर आपने कोई हर्ब्स देते हैं, जिस तरह बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो कि आपके मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ करती हैं। जब खून साफ़ होगा तो आपका रंग भी साफ़ होगा। अब रंग अगर आपका अल्लाह ने गंदमी बनाया है तो किसी वजह से बनाया होगा, क्यों पंगे ले रहे हैं? और बड़ा खूबसूरत रंग लगता इतना है, हर खूबसूरत। रंग खूबसूरत अंग्रेज है। बेचारा धूप में बैठ के करने की कोशिश जी, करता है ऐसा और ही है। हमें नवाजा है उसने और हम परेशान होते हैं। सो अब अगेन इस चीज के अंदर जब हम चले जाते हैं तो आप कुदरत से खेल रहे हो। जब आप कुदरत से खेलोगे तो आप देखो कैंसर के कितना ज्यादा रेशो बढ़ गई है। क्यों? कुदरत से खेल रहे हैं। तो 40 डेज मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ, 40 दिन आप अपना एक रिजीम बना लें। आप कुछ भी इन्वेसिव ठीक है। ट्रीटमेंट पे जाना चाह रहे हैं, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट पे जाना चाह रहे हैं, तो 40 डेज पहले अपने आप को देखें कि आप गलत क्या कर रहे हैं। क्यों आपकी स्किन खराब हो रही है? क्यों आपके बाल गिर रहे हैं? ठीक है। हाँ, कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो ज़रूर उसके सप्लीमेंट्स लें। मैं ये नहीं कह रही कि वो खुराक से पूरा होगा, नहीं हो सकता। ठीक है। वहाँ अगर कोई हकीम ये कहे कि ये विटामिन डी है और ये लेने की इम्प्यूल ज़रूरत नहीं है और तुम दवाई और धूप से ग़ज़ा और धूप से कर लो, तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। एक चीज़ पॉसिबल नहीं। बस उतने ही हद तक रहें। ऐसी ट्रीटमेंट्स जो आपको अचानक से गोरा कर दें, वो ऑब्वियसली आपको नुकसान देंगी, वो कैंसर कॉजिंग होंगी। उसके लिए बेहतर है कि अपनी खुराक को ठीक करें, अपने सोने जागने की रूटीन को ठीक करें, अपना वाटर इनटेक बेहतर करें। पानी हर चीज़ का इलाज है। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप एक लिस्ट बनाएं, नोटपैड लीजिए, सर से लेके पैरों तक बैठ के देखें आज आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या लग रहा है कि आपको ठीक करना है। उस लिस्ट को 7 डेज के लिए किसी ड्रॉ में रख दें, बंद कर दें। अपना लैपटॉप पे पड़ा हुआ है तो वो फोल्डर खोले ही ना। 7 दिन 14 ग्लास पानी रोजाना लें और 7वें दिन खोल के देखें। अगर कुछ बच जाए तो डॉक्टर के पास चले जाएं। अच्छा, पानी इतना कारआमद, इतना इतना इम्पॉर्टेंट मुफीद? है। अब पानी की अगर आप थ्योरी देखो, वाटर क्रिस्टल थ्योरी, आप पानी जिस्म में 70% है। हम क्यों कहते हैं अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो? क्योंकि ये पानी सुनता है। सुनता ना होता तो दम करके आप पी ना रहे होते। बिल्कुल ठीक। अब वो जो पानी आपके अंदर है वो सुन भी रहा है और कम भी है। अब आप सुन गलत रहे हो और पी कम रहे हो, तो डेफिनेटली उसके अपने नुकसान है। आप डिटॉक्स नहीं कर रहे। तो हर कोई, अगर आपके चैनल पे जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी, आज बैठ जाएं, लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। 7 दिन के बाद 14 ग्लास पानी डेली पीजिए और पीने के बाद आपको फीडबैक दें कि आप उनका रंग खिला कि नहीं खिला, उनके बाल और नाखून बेहतर हुए कि नहीं हुए। हाँ, जिनके नहीं होंगे वो होंगे जिनके विटामिन डेफिशिएंट हो गए। तो अपना आयरन प्रोफाइल, अपना विटामिन डी, अपना मैग्नीशियम, ये जरूर टेस्ट करा लीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से राब्ता करके सप्लीमेंट लेने शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है। और ये इसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कितना फर्क पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत ट्रेंड में आ गई है, बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार्स हमारे यहाँ भी बड़ी तेज़ी से वज़न कम कर लेते हैं और उसके पीछे इंजेक्शंस हैं बहुत सी तर्ज की, कुछ शायद टैबलेट्स भी हैं। क्या वो वाकई फ़ायदेमंद है इस तरह से वज़न कम करना या नुकसान? देखिए, अगेन मैं कह रही हूँ, कुदरत से खेलोगे तो कुदरत आपको कहीं ना कहीं तो तंगी आएगी। आपका पैनक्रियास ठीक है, आपके शुगर लेवल ठीक है, लेकिन दवाई आप शुगर की लगा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप अपने नफ्स पे काबू नहीं डाल सके और आप कोई आसान हल देखने जा रहे हो। जैसे मैंने कहा 7 kg पर मंथ रिडक्शन तो मैं खुद कराती हूँ। ये तो बहुत ही और बहुत बिल्कुल ठीक है। बात है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सिर्फ क्या है कि आपको 2 हफ्ते नफ्स पे काबू डालना है। उस 2 हफ्ते की जग से बचने के लिए हम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स में चले जाएं। नुकसान तो सारी इंटरनेट भरा पड़ा है कि उसके नुकसान कितने ज्यादा हैं और कैसे कैसे लोगों की स्किन खराब हो रही है। लोग यूट्राइन ब्लीडिंग के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, फाइब्रोइड्स के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। तो नुकसान तो डेफिनेटली उसके मुझे तो बहुत ज्यादा झुरझुरी आ गई ये सब सुन के। और वो एकदम से बहुत ज्यादा आपकी एजिंग फास्ट करता है। वो एजिंग फास्ट करता है। वो देखो ना, आप अगर लूज कर रहे हो इस तरह से कि जो तरीकेकार आपके लिए कुदरती नहीं है, यानी आप जिस तरह, अगर मैं कहती हूँ कि कुदरती हर्ब्स देके, मैं ऐसी हर्ब्स देती हूँ कि जो अंदर का मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है, लिवर को क्लींस करता है, आपकी भूख को रोकता है। जब आप कुदरत से ये काम कर सकते हो, अपने खाने पीने से कर सकते हो, तो व्हाई शुड यू गो फॉर सच इंजेक्शंस और चीज़ें सिर्फ इसलिए
कि हम अपने पे काबू नहीं लगा सके और हम हेल्प ले रहे हैं, हम तो नुकसान शॉर्टकट्स तो इस्तेमाल डेफिनेटली कर है। रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, इस पॉडकास्ट में बार बार आपने लाइफस्टाइल की बात की कि सोना ठीक कर लो, खाने पीने की रूटीन ठीक कर लो, ज़रा बेहतर ज़िंदगी गुजार लो। इसने बहुत ज़्यादा हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ धकेल दिया है। तो कैसा पैटर्न अपनाएं कि ये ठीक हो जाए, और इस लाइफस्टाइल से कौन से मेंटल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर मैं बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं कहूँगी कि 3 चीज़ों का ख्याल रखें। शुरू कर दें ख्याल रखना। पहला, पानी पीना। दूसरा, शुगर इंटेक बंद कर दें। बिल्कुल बंद कर दें। अगर 40 डेज के लिए बिल्कुल बंद ठीक कर है। दें तो आप अपनी बॉडी को स्विच ऑन करके ऑफ करके ऑन कर सकते हो। यानी आप अपनी बॉडी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो एक हल्की सी चेंजेस के साथ। फाइबर इंटेक बढ़ाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और थोड़े अरसे के लिए 40 दिन ज़िंदगी के समझें कि अब आगे रमज़ान आ रहा है, चलें रमज़ान शुगर फ्री कर लें। हाँ, ये बात ठीक है। अच्छा, शुगर में आप हमें प्लीज़ बताइएगा। हमें लगता है कि सिर्फ मीठी चीज़ ही शुगर होती है, उसी में सिर्फ शुगर होती है। किन किन चीज़ों देखिए, में शुगर कार्ब्स होती जितने है? भी आप ब्रेड ले रहे हैं, बन ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, उसमें भी आपको शुगर मिल रही है। सो आप हाई प्रोटीन लो कार्ब पे चले जाते ठीक हो। है। ठीक है, आपको लगता है आप वो भी नहीं कर सकते, तो मैं भी आसान चीज़ बता रही हूँ ना, बस चीनी बंद कर दो ठीक है। और फ्रूट ना खाओ 40 दिन, कोई सा भी फ्रूट कुछ भी ना खाएं। खाओ। अब आपको चाहे खा लो, रोटी खानी है खा लो, मैं मुश्किल बात नहीं करी। एक्चुअल में तो लो कार्ब हाई प्रोटीन पे जाना ठीक चाहिए। है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो किक स्टार्ट के लिए हम्म। चीनी को 1 महीने के लिए कहो मैं नहीं ले रही। अब उसकी जगह दिन का 1 चम्मच शहद, दिन के 2 खजूर या ठीक 1 है। चम्मच शक्कर को रख लो। आपने ठीक अपने है। आप को लिमिटाइज कर दिया। मैंने चाय पीनी है, 1 चम्मच शहद है तो चलो थोड़ा सा शहद इसमें डालूं। दिन के 2 कप करने तो आधा चम्मच सुबह आधा शाम डालूं। ठीक। आप देखोगे आपकी स्किन कितनी बेहतर हो रही है। आपका वजन अगर बढ़ रहा है तो वो किस तरह हल्का हल्का गिरना शुरू हो गया, आपको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। इस सब के बीच में अब जब होता क्या है कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, OCD, ADHD, अब तो ठीक है। कहानियां है ना जी जी बहुत जी। सारी। अब उन कहानियों में बीइंग अ होलिस्टिक साइंस स्पेशलिस्ट मेरे लिए वो अलार्म सिस्टम है। ठीक है। डिप्रेशन है तो पेशेंट का डिप्रेशन ठीक नहीं करो, उसके देखो कब्ज तो नहीं है, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन को क्या है, बॉडी में एलर्जीज तो नहीं है, उसको बवासीर तो नहीं है। ठीक। अगर कोई पेशेंट को फेयर फैक्टर है, खौफ, गुर्दे की बीमारी है मेरे लिए, तो देखो कि क्या उसकी किडनी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक काम कर रहा है। सही। पुराने ज़माने में अगर आपको याद हो, और अब भी होता है, कि बच्चियों में हिस्टेरिया जी। होता तो कहा जाता था शादी कर दें ठीक हो जी। जाएगा। क्यों? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड था वो। ओह, आई सी। ठीक, तो होलिस्टिक साइंस, एशियन साइंस हमेशा इन मेंटल सिम्टम्स को अलार्म सिम्टम्स लेती है। ये बीमारी नहीं काउंट करती, इलाज इसका नहीं, इसके पीछे बैठी हुई रूट कॉज का किया जाता है। सो मेरे पास जिस तरह बहुत सारे लोग आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो अब समझना, अब तो अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट आएंगे तो मैं उनको एक्यूपंक्चर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है हमारी श्रुधारा, 1 लीटर मेडिकेटेड ऑयल से 1 घंटा सर धोते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा। रिलैक्स करते हैं। और वो वीकली ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि चलती हैं। उसके साथ साथ डाइटरी रिजीम को चेंज करते हैं, एनर्जी को बैलेंस करते हैं, एंड दैट व्हाट वी कॉल इज ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। यानी अगेन लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया, कुछ ऐसी हर्ब्स दी जो हैप्पी हार्मोन्स पैदा ठीक करती हैं। है। जिससे आपके चलते चलते मैं एक छोटा सा आपको चले कहवा बताती चलती हूँ, जिसको हम पॉजिटिव टी के नाम से मेरे क्लिनिक पे भी अवेलेबल वो है। कुछ टीज मेरे पास भी रखी हैं और बड़ी मैजिकल है वो। उसमें पॉजिटिव टी में क्या है उसकी रेसिपी दे देती हूँ। आप जहाँ ठीक जहाँ है। सुन रहे ठीक हैं है। प्लीज अगर डेली बेसिस पे, खास तौर पे सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करें, जो कि मौसम ही डिप्रेशन है। सर्दी है, बस उदासी है, और शाम हो जाती शामें है बुरी 4 हैं, और बजे। पता नहीं हम लोग क्या सोच रहे थे, उस शाम को रंगीन कर लें किस तरह से, हर्ब्स के साथ। ठीक है। आपने लेना है लेमन ग्रास, आपने लेना है अस्तखदूस जिसको हम लेवेंडर अस्तखदुस। बोलते हैं, ठीक उसके है। फूल लीजिए, पुदीना लीजिए जिसकी खुशबू तेज है, उसके साथ धनिया लीजिए, ठीक। इसके साथ 1 लौंग ले लें। अब आपने अस्तखदूस 5 फूल लिए, उसकी खुशबू बेहतरीन, इलायची 2 अदद, ठीक। पुदीने के 10 पत्ते, 10 दाने साबुत धनिए के या साबुत धनिया के पत्ते ले लीजिए, ठीक। या पत्ते ले लें धनिया के, वो ठीक। लें, और लेमन ग्रास डालें। खुशबूदार बेहतरीन कहवा बनेगा। 2 कप पानी में डालें, 1 कप कर दें, और रोजाना शाम होने से पहले लेने शुरू कर दें। इससे हैप्पी तो हार्मोन्स। आपके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होते हैं। अब इसमें क्या है, लिवेंडर आपके नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। अगर आपने इसको और बेहतर एंटी डिप्रेसिव बनाना है तो गाओ ज़ुबान
डाल लें बीच में तो वो आपके ब्रेन को भी बेहतर तक़वियत देता है, नर्वस सिस्टम को बेहतर करता है। धनिया और पुदीना आपके गट को बेहतर रखता है। अगेन 90% गट के अंदर आपके हैप्पी हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये कहवा आपके गैसेस को कंट्रोल करेगा। तो जैसे बड़ी बूढ़ियाँ नहीं कहती थी दिमाग में गैस चढ़ गई है, ये होता था। बड़े बूढ़े अगर कोई मूड खराब करके बैठे कुछ कहते कुछ नहीं हुआ है, दिमाग में गैस चढ़ी है, बाहर ठीक करते थे। गट का ख्याल रखना, तो इस कहवे का इस्तेमाल करें। और अगेन मैं कहूँगी ज़रूर बताएं ये बना के कि उनको कैसा लगा। बिल्कुल ठीक है, बल्कि अब तो मैं कहीं पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि गट इज़ अ न्यू ब्रेन। तो मुझे आज बेसिकली आपके पास, मैं क्योंकि एम्बिट थेरेपिस्ट भी हूँ, तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, वी हैव 3 ब्रेन्स, योर गट ब्रेन, योर हार्ट ब्रेन एंड द ब्रेन। हार्ट आपका एम्परर है, बादशाह है, ये फैसले करता है, मुझे अच्छा लगा मुझे बुरा लगा। दिलों पे मोहर लगती है, कुरान कहता है। कुरान में तो नहीं आया कि दिमाग पे मोहर लगती है, इसका मतलब दिमाग सोचता नहीं है, फैसले दिल करता है। तो दिल एम्परर है, ये डिसाइड करता है। दिमाग स्ट्रेटजी मेकर है, जर्नल है, ये बताता है कि करना क्या है, हासिल कैसे करना है, इस चीज के लिए क्या एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन करने की हिम्मत हमेशा गट से आती है। मेरी गट फीलिंग है कि मुझे ये करना है, यू नो। सो ये एक पूरी साइंटिफिक प्रूवन चीज है कि हार्ट फैसले करता है, ये स्ट्रेटजी बनाता है और अमल गट करता है। अब आपके पास गैस है, आपको कब्ज है, आपको IBS है, तो अमल करने की कुव्वत ही नहीं है। आप चाह रहे हो, आप प्लान करते हो और आप बैठे रहते हो, कुछ नहीं हो रहा, तो वो डिप्रेशन कॉजिंग फैक्टर बन जाता है कि आप करना भी चाह रहे हो और हो नहीं रहा। तो अगेन अगर आपको कोई काम करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी करना है, तो मैं कहती हूँ पहले 3 दिन खिचड़ी क्लिंस करो, जबरदस्त। अपने आप को सफाई करो, फिर प्लानिंग उन सफाई के 3 दिनों में करो। तो चौथे दिन आपके पास उसको एग्जीक्यूट करने की हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि अब आपकी गट भी आपके साथ मिल गई, आपका दिल भी उधर लगा हुआ है, क्योंकि आपको वो काम पसंद है, और दिमाग स्ट्रैटेजी बना रहा है। दिमाग स्ट्रैटेजी सिर्फ तब अच्छी बनाता है जब आपकी गट हीलिंग अच्छी होती है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है तो ही आप बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। चल, मेंटल हेल्थ और हम डिप्रेशन की भी बात की। कभी कभी डिप्रेशन आपको घर से ही मिल जाता है, ना चाहते हुए भी, और ख़वातीन के साथ बहुत होता है कि मर्द बाहर से काम करके, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ब्रेड विनर मर्द ही होते हैं, आए हैं, गुस्सा निकाल दिया, वो समझ नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बीवी को ट्रॉमा भी दे दिया, स्ट्रेस भी दे दिया। तो मर्दों को अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या करना हो? क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं जी मर्द को दर्द नहीं होता, हम रो नहीं सकते, हम तो मर्द भी तो इंसान ही है ना। अच्छा, मैं अगर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ या बताऊँ, तो मैं कहूँगी मर्द ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक, मर्द बहादुर नहीं होता, औरत बहादुर होती है। औरत बर्दाश्त वाली ज़्यादा होती है, मर्द के पास, बेचारे के पास बर्दाश्त इतना होता नहीं है। उसको हमारी सोसाइटी ने कह दिया तुम मर्द हो, तुमने रोना नहीं है। अपना आप निकालने के लिए उसको क्या चाहिए, या माँ चाहिए, या बीवी चाहिए, या फिर बेटी चाहिए। ये तारीख भी हमें बताती है, हर मुश्किल काम औरत ने किया है। वो बीबी पानी ढूंढने जा रही हैं, तो वो करबला के बाद करबला को जिंदा रख रही हैं, तो वो, यानी मुश्किल काम ख़वातीन के ज़िम्मे है। मर्दों की एक अपनी, अल्लाह मियाँ ने उसको एक पावर दी है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते आप उससे आगे जा सकते हो। आप तो नमाज उसके आगे खड़े होके, साथ बराबर खड़े होके नहीं पढ़ सकते। असूल दीन है ना, अल्लाह ने समझाया कि आपने करना है। लेकिन मर्द का दिल कमज़ोर होता है, तभी हार्ट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मर्दों में होती है, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिटेशन, वो जो खाने का टाइम होता है ना रात का, उससे पहले दुआ का एक आदाब थे पहले जी, कि दुआ की जाती थी। अभी भी बहुत सारे रिलीजन में की जाती है, हमने वो छोड़ दी, जो कि हमारा हमारा था। अब वो क्या है, वो दुआ क्या है, वो मेडिटेशन है, अल्लाह का शुक्र करना, ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो इस तरह नहीं आ सकता कि आप कहो कि बस कि कोई अचानक होगा, जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं शुक्राना करूँगा। घर के मर्द को शुक्राने से शुरू होना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ के फाइबर लें। अगेन मैं बात करूँगी, ये कॉम्बिनेशन की बात है। बिल्कुल, आपकी गट अच्छी नहीं, जो कि ज़्यादातर मर्दों की अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा खाना घर से बाहर खाना होता है। अब अपने फाइबर लें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, और फिर ब्रेथ वर्क करें अपने काम से पहले, क्योंकि वो ज़माना नहीं रहा जहाँ मर्द रिजिड होते थे। अब पीपल वांट टू चेंज। वो चेंज कैसे आए वो नहीं उनको समझ आती। तो जैसे हमारा आस्थाना है, कल पे ब्रेथ वर्क की पूरी क्लासेस दी जाती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मर्द हजरात आते हैं, बिकॉज दे वांट टू चेंज, दे वांट टू रिलैक्स।
उस रिलैक्सेशन के लिए अल्लाह ने आपको सांस दी है। देखो आपकी जिंदगी का पहला जो निशान है वो सांस है। बच्चे को सांस आ रहा है और जाते हुए आखिरी निशान भी सांस है। सांस चला गया तो इस आने और जाने के बीच में कभी एफर्ट करके हम सांस लेते ही नहीं। तो अपने ब्रेथ वर्क को हर, मैं कहूँगी मर्दों क्या और ख़वातीन में क्या, ख़ास तौर पे मर्दों पे जिन्होंने डेस्क जॉब करनी है, जिन्होंने बाहर क्लाइंट से बात करनी है, 10 सांस लेने की टेक्निक्स वो ज़रूर कर दें। वो नेट पे आपको बेशुमार मिलेंगी, प्राणायामा के नाम से मिल जाएंगी। आप आस्ताना कल्ब के पेज पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो किसी भी जगह जाके अपने पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, किसी योगी से मिलो और सांस लेना सीखो। सो आपने फाइबर लेना शुरू किया, पानी बढ़ाया और ब्रेथ वर्क किया, और इस सब के ऊपर शुक्राना बढ़ा दो, ग्रैटिट्यूड। वो बढ़ाने से आपके घर में सुकून आता है। अच्छा, हमेशा मैं, क्योंकि मेरी फील्ड है माइंड बॉडी एंड सोल को हील करने के लिए, तो मैं खाली दवा नहीं देती, मैं कहती हूँ दुआओं की तरफ भी चले जाओ। अब वो दुआ कैसी? वो दुआ शुक्राने से शुरू होती है। ठीक, आपको जो सबसे ज्यादा आज तकलीफ दे रही है चीज, उसी में से 5 शुक्राने की चीजें निकालनी है। नहीं आपको जॉब मिली, शुक्र है कि इतने पैर थे कि आप उठ के जॉब के लिए अप्लाई करने गए। ना होते तो क्या करते? घर पे लेटे होते, बेड रिटर्न होते। तो उठ के जाने की हिम्मत भी तो उसी ने दी ना। जब उसने दी है तो वो जॉब का बंदोबस्त भी कर देगा। ख़वातीन में मैं कहती हूँ कि नहीं है आपको समझ आ रहा, मियाँ नहीं सुन रहा, शुक्र करो है तो। घर की छत है, कभी सुन ही लेगा। तो शुक्राना, उस बुरी चीज में से शुक्राना निकालना, फाइबर का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल और ब्रेथ वर्क करना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए किसी एक्सपर्ट से ज़रूर मिले, खाली बीमारी में नहीं। मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी साइकाइट्रिस्ट के, किसी साइकोलॉजिस्ट के, तो किसी वैदिक डॉक्टर के भी एक दफ़ा चक्कर लगाओ, ताकि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आपको वेद के हिसाब से हेल्प कर सके। किसी हकीम के जाओ ताकि वो आपको हिकमत के हिसाब से हेल्प कर सके। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि जो जनरलाइज किस्म की मेडिसिन हम ले लेते हैं, वो जैसे आपने बताया बॉडी टाइप अलग है, सोल माइंड अलग है, उसके मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, सारा दिन आपका गुजरता है कामों में, फिर आपने घर भी देखना है, आपके बच्चे भी हैं, खुद को बैलेंस कैसे रखती हैं? अपने स्ट्रेस को कैसे कम करती हैं? अपनी स्किन का, बालों का अपना ख्याल कैसे रखती हैं? देखो, मैंने पहले बताया फाइबर से ठीक है, दिन का आगाज करें। रात सोने से पहले की रेजीम मेरी बहुत ज़रूरी होती है कि जब तक मैं मेडिटेट ना करूं, जब तक के डिटॉक्स ना करूं, बिकॉज मैंने सारे दिन में एनर्जी को ट्रीट करना है। मैंने तकरीबन 20 से 25 लोगों की नब्ज़ देखनी है, 20 से 25 लोगों को एक्यूपंक्चर करना है। तो बीइंग एन एनर्जी हीलर, आई नो कि मेरी एनर्जी कितनी डिस्टर्ब होती है। तो हमें प्रॉपर टेक्निक सिखाई जाती हैं बीइंग अ प्रैक्टिशनर, कि हमको घर जाके डिटॉक्स कैसे करना है, उसमें मेडिटेशन। तो शुक्राना डेफिनेटली वो जितना बढ़ता जाता है आपकी स्किन वैसे ही अच्छी हो जाती है यार। लेकिन वो करने के साथ साथ नाक और नाफ में तेल डालना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी मुश्किल में से आसानी को ढूंढना। ये मेरी ज़िंदगी का असूल रहा है। मुश्किल वक्त आ गया ना, ओके फाइन, नाउ व्हाट, ये वाला सवाल होता है। ये नहीं कि अल्लाह मियाँ ये डल गई, अब क्या करें, ख़त्म हो गए, लुट गए, कुछ नहीं होता। अल्लाह मैंने कुछ और नया करने के लिए ये दरवाज़ा बंद किया है। जब नया होता है, और ये वक्त सिखाता है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से बहुत ही हैप्पी को लकी होंगी। वक्त ने सिखाया कि अल्लाह जब कोई चीज़ बंद कर रहे होते हैं तो कुछ नया बेहतर करने के लिए करते हैं। और मैं अपने पेशेंट्स को भी वही कराती हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, मेरी बुक अगर कह रही है ना फ़रा के ये नहीं हो सकता, मैंने कभी पेशेंट को नहीं कहा ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा रब कौन कहता है। तो क्या करें फिर अल्लाह मियाँ? मेरा अपना एज ए प्रैक्टिशनर मेरा सवाल होता है अल्लाह में से, क्या करूँ? ये आया है एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, इसका कोई इलाज नहीं है, ना हिकमत में ना कहीं है। एजोस्पर्मिया के पेशेंट ठीक भी हुए मेरे, हिकमत में थोड़ा सा इसको गाइडलाइन दी जाती है। तो मैंने छोड़ दिया उसको पहले तो मेरी कोशिश होती है उसको कहूँ कि क्या तुम्हारा रब कौन नहीं कहता? वो बगैर बंदे के बच्चा नहीं देता, वो 80 साल पे बच्चा नहीं देता, तो फिर नाउमीदी कैसी? नाउमीदी तो कुफ्र है। उसके बाद पहली चीज़ क्या करें, आप अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाएं, अपने माइंड बॉडी एंड सोल को। खुराक बदल दो। तो मैं अपने लिए भी यही करती हूँ कि जहाँ पे स्टक हुए, ओके फाइन अल्लाह मियाँ अब क्या करना है, नेक्स्ट व्हाट। तो जो सबसे मुश्किल वक्त मेरी ज़िंदगी का रहा, उसको मैंने अपने लिए रिजुविनेशन का टाइम मांग लिया अल्लाह से। ठीक, और इस तरह से आप अपने आप को हील करती इस तरह से हील करती। इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इमोशनल डेफिनेटली।
डेफिनेटली। और वैसे कहूँ तो फरा, मेरे बच्चे मेरी स्ट्रेंथ रहे हैं हमेशा, और हर माशाल्लाह। माँ के बच्चे ही स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनमें से डेफिनेटली मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं। मेरे फैमिली मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है, मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत बड़ी, भाई बहन। तो ये जो सारा इर्द गिर्द का चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी स्ट्रेंथ ही होती हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमें रोका जा रहा है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। ख़ानदान ही आपका सब कुछ होता असल में हम लोग कट के करते कुछ क्या नहीं। है, छोटी छोटी बात पे नाराज होकर अना का मसला बना लेते ऐसे हैं और रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा और इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम एक और सेशन डेफिनेटली। रखेंगे लाजमी, ताकि लोगों को वहाँ भी गाइडलाइन मिल सके। और मेरा सेशन आप बुक कर लें, मैं जल्दी जी, आपके पास आती हूँ, ताकि ज़रूर। माइंड बॉडी सोल एंड ज़रा सोल, एक लाइन हम में आ आपका जाए। पंचकर्मा करेंगे। पंचकर्म यानी 5 ट्रीटमेंट्स फॉर डिटॉक्स। वंडरफुल। श्रुधारा 1 लीटर ऑयल से सर्द होना, अभ्यंगा 4 हैंडेड मसाज थेरेपी टू बैलेंस द बात है। एनर्जी, फिर स्वाधना, इट्स हर्बल स्वाना, वो दिया जाता है, और इस तरह की बहुत सारी ट्रीटमेंट जो रिजुविनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे सुन के ही बहुत सुकून आ रहा है। मेरे ख्याल में पॉडकास्ट के बाद ही चलती हूँ आपके साथ। मासूमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, वक्त देने का। मुझे पता है कि आपके इस वक्त भी सारे पेशेंट्स वहाँ वेट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह जल्दी आपका मुलाकात शुक्रिया, होगी। थैंक और आई यू। एम श्योर कि आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा होगा, और ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।